हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। क्लास हम सीख रहे हैं चिन्हों की पहचान और उनका प्रयोग। इससे पहले वाली क्लास में हम सीख चुके हैं कि चिन्हों के नाम क्या होते हैं और उनके साइन, मतलब उनको किस तरीके से हम उनका प्रयोग, किस तरीके से उनकी पहचान हम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उनका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं और कहाँ और कौन सा चिन्ह हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अंत तक आप इस वीडियो को देखेंगे और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है अल्प विराम। इसको अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में कॉमा भी कहते हैं और इसका साइन हम देख सकते हैं। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े, जिन वाक्यों को पढ़ते हुए वाक्य के बीच में अगर हमें थोड़ा रुकना पड़े, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए, मतलब एक से अधिक बातों को दर्शाने के लिए एक ही वाक्य में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और उसका चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पे हम अगर देखें एक वाक्य, वह वहाँ रुका तो था पर जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पर ये वाला जो वाक्य हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही वाक्य में हम दो चीज़ें हम बता रहे हैं कि पहला कि वो वहाँ पर रुका था, कहीं पर भी वो वहाँ रुका था पर उसे वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग हम कर रहे हैं। वह, दोबारा से देखेंगे, वह वहाँ रुका तो था पर उसे ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे वाक्यों में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब इसी के साथ ही हम अगर एक और अगर हम वाक्य ले, राम श्याम और सोहन खेलने गए, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे राम और श्याम के बीच में, मतलब एक से अधिक लोगों को दर्शाने के लिए, मतलब एक या फिर दो से अधिक लोगों को दर्शाने के लिए हमने कॉमा का प्रयोग, मतलब अल्प विराम का प्रयोग हमने यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, पूर्ण विराम। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, और उसका चिन्ह हम यहाँ पर देख सकते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं किसी भी वाक्य में और हमारी बात फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, राम खाना खाता है। हमने अपनी बात यहाँ पे पूरी कर दी, तो अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे पूर्ण विराम का। राम का दोस्त मोहन है, ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर लिखेंगे का। राम का दोस्त मोहन है। हमने यहाँ पर अपना वाक्य पूरा कर लिया है, तो इसलिए हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। तो चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं, तीसरा हमारा है उपविराम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उपविराम को अंग्रेजी में कॉलन भी कहते हैं। इसका चिन्ह है, इसकी पहचान इस तरीके से होती है, ये इसका चिन्ह है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वह उपविराम का प्रयोग, तो वहाँ उपविराम का प्रयोग करते हैं। अलग दिखाने का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है यहाँ पे, चलिए ठीक है, उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रदूषण एक अभिशाप। हमने यहाँ पर किसको अभिशाप बताया है? प्रदूषण को अभिशाप बताया। प्रदूषण एक अभिशाप। दूसरा हम देखेंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। उपविराम को अंग्रेजी में कॉलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपविराम का प्रयोग हम करते हैं एक किसी भी कथन को अलग से दिखाने के लिए। जब किसी कथन को हम अलग से दिखाना हो, तो कथन मतलब
कोई भी वाक्य हमारा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी कथन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्लास है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, मतलब साइन ऑफ इंटरजेक्शन। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह से क्या है, ये इसका साइन हम, इसका चिन्ह हम यहाँ पर देख सकते हैं। का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। चलिए ठीक है, उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ये हमारे वर्ड हैं। ज़्यादातर हम इन शब्दों का प्रयोग हम विस्मयादि बोधक वाक्यों में करते हैं। चलिए ठीक है, कुछ वाक्य हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा पहला है आह, कितना सुहावना मौसम है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, विस्मयादि चिन्ह को अंग्रेजी में साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इसका चिन्ह हम यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं हम देख सकते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जो भी हम किसी से भी प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे वाक्यों में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, वह क्या लिख रहा है। ठीक है, क्या लिख रहा है, हम यहाँ पर पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया, हम पूछ रहे हैं कि किसने ताजमहल बनवाया है, तो कोई ये हमारा प्रश्न हुआ। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह को अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कोष्टक। कोष्टक मतलब इसको ब्रैकेट्स कहा जाता है, ब्रैकेट कहा जाता है। ये हमारे 3 तरह के हमारे कोष्टक मतलब ब्रैकेट होते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। आपने बहुत बार अपनी हिंदी और इंग्लिश की बुक में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि अगर कोई भी मुश्किल शब्द अगर आपको बोला जाता है कि जैसे घृणा, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, जो सबसे घृणा करता है, जो सबको तुच्छ दृष्टि से देखता है, जो अपने समान नहीं समझता। मतलब इसका ये हम मीनिंग बता रहे हैं, किसी को ना पसंद करना, किसी से नफरत करना, घृणा मतलब। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं धर्मराज। धर्मराज हम ब्रैकेट में हम यहाँ पर हम धर्मराज का मतलब बता रहे हैं युधिष्ठिर। ठीक है, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, अब कोष्टक चिन्ह अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते, कोष्टक अंग्रेजी चिन्ह को अंग्रेजी में ब्रैकेट्स कहा जाता है। क्लास ये आप जब भी अपनी कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं अंग्रेजी या फिर हिंदी, तो आप ब्रैकेट में, आप कहीं पर भी ब्रैकेट आएगा तो उसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये हमको मतलब उसका अर्थ समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन भी कहा जाता है। इसका चिन्ह हम यहाँ पर देख सकते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग पदों के मध्य में किया जाता है। अब किस तरीके के मध्य में, मतलब मध्य मतलब कहाँ पर करेंगे, तो चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे सुख, दुख। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सुख, दुख। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो प्रयोग किया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। लाभ, हानि, दिन, रात, तन, मन, धन। ठीक है, तो इस तरीके से हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह को अंग्रेजी में हाइफन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्लास हम देखते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह को, उसको अब क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास सब देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, कैसे हम इनको लिखते हैं। अवतरण चिन्ह को किसी की कही हुई बात को उसी तरीके से प्रकट करने के लिए,
ठीक है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बहुत बार वाक्यों में ऐसे देखते हैं, अध्यापक ने कहा। ठीक है, अध्यापक ने कहा, फिर बाद में हम शुरू करते हैं अवतरण चिन्ह के साथ कि मैं अध्यापक ने कहा, अवतरण चिन्ह, मैं कल नहीं आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अध्यापक ने कहा। ठीक है, क्या कहा? मैं कल नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये हमारा अवतरण चिन्ह के बीच में जो हमने वाक्य लिखा है, इसका मतलब है कि अध्यापक जी ने बिल्कुल यही वाला वाक्य उन्होंने बोला था, यही वाली बात उन्होंने बोली थी। एक और उदाहरण के साथ हम देखते हैं, तुलसीदास ने सत्य कहा है। क्या कहा है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही। ठीक है, तो इस प्रकार हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, हमारा अगला है लाघव चिन्ह। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। हम आज इस वीडियो में यहीं तक ही हम चिन्हों की पहचान हमने सीखी है। इसके आगे की चिन्हों की पहचान हम अगली वीडियो में सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे चिन्ह और उनको कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, किस तरीके से उनको प्रयोग करना है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।